है नहीं। तो आपका अगला टॉपिक है, चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 इसमें है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है उसका मतलब क्या है कि ओवरलोड करना, किसी भी जो ऑपरेटर्स है उसको एक्स्ट्रा मीनिंग देना। ठीक है, उसको ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट आया है आपके सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग बताया था ना कि कोई भी ऑपरेटर रहेगा, ऑपरेटर क्या है आपका, प्लस है, माइनस है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये सारी के सारे क्या है, ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी भी वेरिएबल्स पे कोई भी ऑपरेशन करने के लिए इन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, इन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो जब भी हम जैसे वेरिएबल, दो वेरिएबल है उनको हमको जोड़ना है आपस में, तो प्लस का यूज करेंगे, घटाना है तो माइनस का यूज करेंगे, और अगर इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, असाइन करना है तो इन सब के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। मतलब बेसिकली जो वेरिएबल्स है उनके वैल्यूज है उन पे ऑपरेशन करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम उसको ओवरलोड क्यों करेंगे? ठीक है, ओवरलोड करना मतलब इनको एक नया मीनिंग देना। प्लस जो है, प्लस का काम करता है वो किसी और तरीके से भी प्लस का काम कर सकता है। माइनस है उसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को, तो इसीलिए ओवरलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप लोग देखे होंगे जब हम डाटा टाइप पढ़े थे, जो भी हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे तो क्या क्या पढ़े थे? एक डाटा टाइप होता है बिल्ट इन होता है। ठीक है, बिल्ट बिल्ट इन डाटा टाइप होता है आपका, इंट है, फ्लोट है और कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीजें बिल्ट इन डाटा टाइप है। और एक होता है आपका यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। ठीक है, इसमें आपका जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही होता है मेन। तो वेरिएबल्स के रूप में हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। क्लास क्या होता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम क्लास यूज करते हैं। तो यूजर डिफाइंड टाइप में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी क्लास ही होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड क्या है? क्लास है आपका। अब देखो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर ये बिल्ट इन डाटा टाइप है। यूजर डिफाइंड क्या है? आपका क्लास है। तो इनके जब हम वेरिएबल्स लेंगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी, फ्लोट एक्स वाई जेड, कैरेक्टर सी, ऐसे करके हम जो भी इनके वेरिएबल्स लेते हैं, उन वेरिएबल्स पे हमको कोई भी ऑपरेशन कराना हो तब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं ना। जैसे इंटीजर में आपने इंटीजर ए किया, बी किया, इन दोनों को ऐड करना है, तो आपने एक और ले लिया यहाँ पे सी। ठीक है, ए और बी के वैल्यूज को हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो क्या करेंगे? सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ऑपरेटर को एक प्रॉपर वे में हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, ए प्लस बी लिखेंगे। अब जो इन वेरिएबल्स पे जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, किसी ऑपरेटर के द्वारा जो भी ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेटर को हम किस तरह से यूज करते हैं ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ये हम ट्रेडिशनली बिना प्रोग्रामिंग के भी हम लोग प्लस को ऐसे ही यूज करते हैं, है ना, ए प्लस बी ऐसे तो लिखते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग को भूल जाओ अभी, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो हम प्लस को भी ऐसे ही यूज करते हैं, माइनस को भी हम ऐसे ही टाइप से यूज करते हैं। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैसा तो होता नहीं है मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता है, सिर्फ प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप उसको चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग में देखेंगे तो उसको ए प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस ए करते हैं, है नहीं। तो इस तरह से नॉर्मल जो बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं उन पे जो ऑपरेशन होता है वो इस तरह से किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, ये वाला, है ना। तो वेरिएबल्स पे कैसे ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है ये आप सभी को पता है।
अब ये बिल्ट इन ऑपरेटर्स की बात हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि जैसा कि हम इनको यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी बीच में ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम बिल्ट इन वेरिएबल की जगह पे यूजर डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है उनको भी हम ऐसे ही यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, किसी भी क्लास ए है क्लास, इसका ऑब्जेक्ट किया हमने A1 A2 और एक A3। ठीक है, A3। अब A3 को हम कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, A1 प्लस A2। हम चाहते हैं कि हमारा यूजर डिफाइंड जो डाटा टाइप है वो भी इन्हीं बिल्ट इन टाइप की तरह बिहेव करे, ऑपरेटर्स भी इन पर वैसे ही लगे, वैसे ही ऑपरेटर्स हम इस पे भी लगाएं जैसा कि हम इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स, बिल्ट इन जो वेरिएबल्स है उन पे लगाते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप है उन पे लगाते हैं। हम चाहते हैं कि क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे भी हम ऑपरेटर्स को वैसे ही फिट करें। ठीक है, जैसे हम एक बिल्ट इन वेरिएबल्स में करते हैं वैसे ही हम एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में भी हम वैसे ही फिट करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे तो एक एक वैल्यू होता है। ठीक है, अपना मोनो वैल्यू होता है, सिंगल ए का एक ही वैल्यू रहेगा, बी का एक ही वैल्यू रहेगा। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट और क्लास की बात करते हैं तो मान लीजिए आपका क्लास ऐसा है, कल वाला क्लास फिर से देखते हैं जो आसानी से आपके लिए इजीली समझ में आ जाए, इंट एक्स वाई, और इसका पब्लिक ले लीजिए, पब्लिक में कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, इंसर्ट है, और जो भी फंक्शंस हैं इसमें ले लीजिए। अब देखो, इसके अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास के, हमने क्या क्या क्रिएट किया, A1 A2 A3 है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसा लिख देंगे तो किसका किसका एडिशन होगा। इंसर्ट करके हमने क्या किया है, इंसर्ट नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, ए, यहाँ पे ए इंट ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 6, ऐसे। ठीक है, x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ऐसे ऐसे हमने कंस्ट्रक्टर ले लिए। ठीक है, अब हम A1 क्रिएट करेंगे और इसको इस तरह से रखते हैं, इसी को थोड़ा, ये A1 हो गया, और एक ए का ही एक A2, इसमें कुछ और वैल्यू दे दीजिए, और एक है A3, 10 के कुछ और रख दीजिए, यहाँ पे सिर्फ 7 रख दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब तीनों को देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक, एक ऑब्जेक्ट है A1, यहाँ पे A2 लिख देते हैं, A2 A3। तो सॉरी थोड़ा गला खराश है अभी, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना, A मतलब X। ठीक है, X का वैल्यू, A का वैल्यू X में आ गया, B का वैल्यू Y में आ गया। तो A क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो जो भी इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स है वो आ जाएंगे। तो इसका X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, Y इक्वल टू 6। A2 के केस में देखो 10 है और 15 है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये अपना पैरामीटर खुद भेज रहा है A2। तो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 15, और ये है A3 सिर्फ 7 भेज रहा है, तो पहला पैरामीटर बस रिप्लेस होगा। तो इसका x इक्वल टू आ जाएगा 7, y इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में जुड़ जाए। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक तरह का वेरिएबल होता है। किस टाइप का वेरिएबल है वो, ए क्लास का वेरिएबल है, ए टाइप का वेरिएबल है, A1 A2 और A3। अब हम चाहते हैं कि कुछ ऑपरेशन करें। मान लीजिए अगर हम ऐसा लिख देते हैं यहीं पे, A3 इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, A1 प्लस 2 अगर हम लिखते हैं ऐसा,
तो क्या ऑपरेशन होगा, उसके बाद A3 क्या आएगा। ठीक है, सॉरी इसको हटा देते हैं अभी। हाँ, इसको अभी हटा दे रहे थे। A3 हमने सिर्फ क्रिएट किया है, ठीक है, इसको अलग तरह से ले लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये क्या था, 7 था, है नहीं, इसमें उल्टा करते हैं। A1 इक्वल टू A2 प्लस A3, ऐसे, ठीक है। सॉरी, रुको, इसमें थोड़ा ऐसा चेंज करते हैं कि थोड़ा अच्छा समझ में आए। तो बाय डिफॉल्ट इसको 0 रखते हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इनिशियली 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक और क्या है, यहाँ पे 6 था, वो भी 0 हो जाएगा अपना, ये 0 हो जाएगा, है नहीं, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको भी कुछ दो पैरामीटर दे देते हैं इसको भी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9 कर दो, तो ये आपका 9 हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए, फाइनल है ये। A3 ने क्या किया, डिफॉल्ट है, A1 जो है डिफॉल्ट है नहीं, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इससे कॉल हुआ, जैसे ही हम इसको लिखें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल हुआ। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं। तो क्या बताया था, A1 जैसे ही हमने कॉल किया तो हमने कोई भी पैरामीटर्स इनको नहीं दिए, तो क्या कॉल हो जाएगा, A का X का 0 Y 0 दोनों 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगला है A2 को हमने दो पैरामीटर दे दिए अपना, 10 दे दिए और 15 दे दिए, तो उसकी वैल्यू X की 10 और Y की 15 आ जाएगी। और इसमें भी 7 और 9 दिए हैं, तो 7 और 9 आ जाएगा। और अगर हम अब इन दोनों को हम प्लस करना है, ठीक है, A2 और A3 दोनों को प्लस करना है, दोनों को जोड़ना है। जैसे हमने इसमें ऑपरेशन किया है वैसे ही हम इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी जैसा भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं इसमें भी हम कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन का, इस लाइन को ये कैसे लेगा, किसको किसको जोड़ेगा। अगर ये फाइनल हो जाता है, ये जुड़ जाएगा, उसके बाद हमको सी आउट में, अगर हम सी आउट प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, किसको प्रिंट करेंगे कि हमको क्या मिलेगा, है नहीं। अब हम किसको जोड़ेंगे बताइए, किसका किसका जुड़ेगा, x x से जुड़ेगा कि y जुड़ेगा, ये कौन बताएगा, कौन डिफाइन करेगा, है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्लस को हम डिफाइन करते हैं कि प्लस, अगर हम यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, डाटा टाइप है, उनमें हम वैसे ही ऑपरेशन कराना चाहते हैं जैसे कि हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स के वेरिएबल में कराना चाहते हैं, तो हमको इस प्लस को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये प्लस जो है इनके मेंबर्स पे क्या ऑपरेशन करेगा, A2 के मेंबर्स पे क्या ऑपरेशन करेगा और A3 के मेंबर्स में क्या ऑपरेशन करेगा। उन दोनों के ऑपरेटर्स, उन दोनों के वेरिएबल्स, इनके वेरिएबल्स और इनके वेरिएबल्स आपस में कैसे जुड़ेंगे, यही डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं। इस प्लस को हम एक नया मीनिंग देते हैं, ठीक है, नया मीनिंग देते हैं। और उस फंक्शन के द्वारा, मतलब उस जब उस नया मीनिंग देंगे उसके आधार पे तब ये काम करेगा, ठीक है, तब ये काम करेगा, ये वाला प्लस। ऐसे में वो पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं उसको, क्योंकि हो सकता है कि आप A2 है तो A2 के इसको और इसको जोड़ें, और A3 का मतलब वही इन दोनों का x x x y y जुड़े, लेकिन ये कहाँ पे लिखा है कि x और x ही जुड़ेगा, इसका 10 और इसका 7 ही जुड़ेगा, इसका 15 और इसका 9 ही जुड़ेगा, ये कहाँ पे लिखा है, ये तो हमने डिफाइन ही नहीं किया, ये तो हमको ही बताना पड़ेगा। तो इसीलिए किसको किसको जोड़ना है, उनके मेंबर्स, जो डाटा मेंबर्स है उनके बीच में क्या क्या ऑपरेशन होना है, यही डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑपरेटर को ओवरलोड कराते हैं, ठीक है, ऑपरेटर को ओवरलोड कराते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हमको ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यूजर डिफाइंड टाइप है उनको भी हम एक बिल्ट इन डाटा टाइप की तरह ही यूज करें, वैसे ही उनका बिहेवियर रहे। इसीलिए हम लोग ऑपरेटर्स को नया मीनिंग देते हैं। प्लस है, ये इसका जो जेनेरिक वर्क होता है यही होता है, जोड़ना घटाना। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कोई एक सिंगल एंटिटी होता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो अगर
उन मेंबर्स के बीच में क्या ऑपरेशन होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट हम लिए तो दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन होना चाहिए, यही डिफाइन करना होता है हमको, ठीक है। कि अगर हम प्लस ऑपरेटर वैसे यूज करें तब उनके मेंबर्स के बीच कैसा ऑपरेशन होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो तो है सिंगल एंटिटी, लेकिन उसके अंदर मेंबर्स भी तो हैं, तो मेंबर्स के बीच कुछ ना कुछ ऑपरेशन होना चाहिए। तब हम इस प्लस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तभी हम प्लस को हमको डिफाइन करना रहता है। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं इसी से संबंधित। जैसे कभी कभी ये तो बाइनरी ऑपरेटर हो गया, मतलब जहां पे दो ऑपरेंड या फिर दो वेरिएबल्स काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पे हम यूनरी ऑपरेटर भी लेते हैं, मतलब एक ही ऑपरेटर को हमको यूज करना, जैसे माइनस होता है, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू 5 है, अगर हमको इसको माइनस करना है तो क्या करेंगे, इसको माइनस करना तो क्या करेंगे, माइनस ए कर देंगे, तो अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना। ऐसा हो जाता है ना। इसमें प्रोग्रामिंग में भी होता है, नॉर्मल में भी होता है। अगर हम इसी पे यहीं पे ध्यान देते हैं, इसी पे, उसको हमने मिटा दिया है, अब x और y है नहीं, ऐसा है। अब हम चाहते हैं कि x, अब हमने क्रिएट किया है a इक्वल टू A1, ये एक यूनिरी ऑपरेटर है माइनस, ठीक है। तो a जो है, ए है हमारा ये वाला, अब उसको हमको माइनस करना है, तो माइनस को किसको करेगा वो, इसको भी वैल्यू दे देते हैं a और b को 20 और 30, ठीक है, ऐसा हमने लिखा है। अब यहाँ -A1 लिख दिया है, तो माइनस कौन होगा, है ना। अब बताइए माइनस क्या होगा इसमें, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इनको क्या है, एक है x आ जाएगा 20 और ये 30, ठीक है। अब हम -A1 लिखते हैं, तो इस -A1 में माइनस कौन होगा, क्या सिर्फ x बस माइनस होगा कि सिर्फ y बस माइनस होगा, कौन होगा, है ना। ये हम बता नहीं पाएंगे, ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से हमको माइनस किसको करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए उसको आप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इस माइनस ऑपरेटर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर इस क्लास के ऑब्जेक्ट में माइनस ऑपरेटर अगर हमको यूज करना है तो उनके पैरामीटर्स के बीच वही ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, ये हमको बताना होता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये माइनस का पहले जैसा वर्क था वो तो रहेगा, जेनरिक उसका जो वर्क है वो तो रहेगा, साथ ही अगर हम यूजर डिफाइंड टाइप में आ रहे हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स पर उसी ऑपरेटर कैसा वर्क करेगा ये हमको डिफाइन करना है, क्योंकि वो नया मीनिंग आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब ये A1 जो है वो है तो एक ही ये तो एक है ही A1, लेकिन इसके अंदर में भी पैरामीटर्स है, तो उन पैरामीटर्स के बीच कैसे इस माइनस का प्रभाव होगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा, तब इसीलिए हम ऑपरेटर्स को नया मीनिंग देते हैं, ठीक है, नया मीनिंग देते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मिटाते हैं और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसको देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अब देखो, ऑपरेटर को ओवरलोडिंग मतलब आया है, मतलब ये भी एक तरह से फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, एक तरह से फंक्शन हो जाता है कि एक हम ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो यह डिफाइन करेगा कि कोई भी ऑपरेटर जो है, जिस भी ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं वो कैसे बिहेव करेगा अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो भी ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं उसको यूज करना चाहे, ठीक है। तो एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है ओवरलोडिंग का, मतलब फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं उसको बस, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मेंबर फंक्शन होता है, उस क्लास का मेंबर फंक्शन होता है ना। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब हम एक फंक्शन ही बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या रहेगा, आपको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, रिटर्न टाइप, इसके बाद आपको ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कीवर्ड पूरा ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, मतलब ये फंक्शन है ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसको लिख देना है, प्लस का करना है तो यहाँ पे प्लस कर देना, माइनस को ओवरलोड करना है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, और प्लस प्लस को अगर ओवरलोड करना है तो प्लस प्लस यहाँ पे कर दीजिए,
ठीक है। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर आपको लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। ऑपरेटर ऐसे करके लिखना पड़ेगा, फिर जिस भी ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। तो मान लीजिए हम लोग इसके केस में माइनस को ओवरलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दो, ऐसे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आर्गुमेंट्स देने हैं, ठीक है। आर्गुमेंट दे भी सकते हैं और आर्गुमेंट नहीं भी दे सकते, जरूरत के हिसाब से रहता है। अगर हम इस जो ऑपरेटर फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, वो अगर मेंबर फंक्शन के रूप में अगर हम यूज करना चाहते हैं तब वो आर्गुमेंट्स नहीं भी ले सकता, ठीक है। अगर हम मेंबर फंक्शन की तरह इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं और उसके जो फंक्शन होता है जो इस ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है, उस फंक्शन, वह फंक्शन अगर मेंबर फंक्शन है उस क्लास का, तो जरूरी नहीं कि कोई आर्गुमेंट भी रहे, आर्गुमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेंड फंक्शन यूज करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग कराते हैं तो ये जरूरी है कि हम एक आर्गुमेंट दें। आर्गुमेंट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम पैरामीटर को पास करें, ऑब्जेक्ट के रूप में पैरामीटर को पास करें, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। इसके बाद हम जो भी हम मीनिंग देना चाहें दे सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज अभी बता रहा था मैं कि जो ये ऑपरेटर फंक्शन होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन, वो दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। एक मेंबर फंक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और एक फ्रेंड फंक्शन के रूप में, ठीक है, उसको बताएंगे आगे। तो ये हो गया रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, आर्गुमेंट। अब इसके अंदर हम जो भी डिफाइन करना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा सिंटैक्स है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अब एक काम करते हैं, इसी क्लास के मेंबर के रूप में इसको लिखते हैं। सबसे पहले इसी क्लास के मेंबर के रूप में हम लिखते हैं। तो इसको याद रख लीजिए, रिटर्न टाइप, ऑपरेटर, फिर ये ऑपरेटर जो एक्चुअल ऑपरेटर है वो लिखेंगे, फिर आर्गुमेंट्स अगर होगा तो आर्गुमेंट्स को लिखेंगे। अब इसी फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसी ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को क्या करेंगे, इसी के मेंबर के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो मेंबर के रूप में कैसे यूज करेंगे, देखो क्या लिखना था, रिटर्न टाइप हमको लिखना था, ठीक है, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या रहेगा हमारा, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, जैसे हम लोग क्या करना चाह रहे थे, A1 है ना, इसको -A1 करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसा, ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा कि A1 = -A1, ठीक है। इस तरह से उसका मीनिंग होता है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये हम लिखने के लिए ऐसा रहेगा, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा है, हमके इनके पैरामीटर्स को हमको माइनस करना है, ठीक है, ऐसा होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मेंबर फंक्शन के रूप में लिखेंगे इसको। तो इसी का मेंबर, इसी क्लास का मेंबर्स के रूप में हम लिखते हैं इसको। तो क्या क्या लिखना, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वही रहेगा, वही ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, रिटर्न टाइप वही रहेगा। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके द्वारा ही कॉल करेंगे तो रिटर्न टाइप की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे करेंगे, वॉइड लिखो, इसके बाद वाइड हो गया, इसके बाद आ जाएगा आपका ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर का जो भी माइनस है, प्लस है, उसको लिखेंगे, और इसमें कोई आर्गुमेंट्स देने की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए, अब क्या होगा, इसको रिटर्न टाइप आएगा शायद, ठीक है। क्या है आपका रिटर्न, क्या रहेगा, वही क्लास का ही रहेगा। अब क्या होगा, A1 है, तो A1 के अंदर क्या क्या है, हमारा x है, x = 20 है, और y = 30, ठीक है, ये दोनों है। अब हम माइनस किसको करना चाहते हैं ये हमको बताना पड़ेगा, उनके मेंबर्स के बारे में, ठीक है, उसके मेंबर के बारे में हमें ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या है वो। तो इसके लिए हम किसको माइनस करना चाहते हैं, अगर हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो किसको माइनस करना चाहते हैं ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा x, हमारा x की वैल्यू आ चुकी है क्योंकि हमने शुरू में ही फीड कर दिया था यहाँ पे। ये जो है A1 और क्या था 20 और 30, ये हमने पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है। तो x और वैल्यू है, x और y की वैल्यू है,
तो यहाँ पे हम माइनस अगर हम करना चाहते हैं तो कौन से पैरामीटर को माइनस करना चाहते हैं? क्या सिर्फ x को माइनस करना चाहते हैं कि सिर्फ y को करना चाहते हैं या फिर दोनों को माइनस करना चाहते हैं? तो इसी को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा हमको, ठीक है, किसको माइनस करना चाहते हैं। तो x है तो माइनस x कर दीजिए, और क्या है y है तो माइनस y, ठीक है, ये ऐसे। अब इसको क्लोज कर दीजिए। तब अगर हम माइनस लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा ये वाइड ही रहेगा, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे रिटर्न किसको करेगा, है ना, दिस पॉइंटर तो अभी पढ़े नहीं हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिस पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी दिस पॉइंटर हमने पढ़े नहीं है, तो यहाँ पे हम वाइड करके देखते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। अब हाँ ये हो गया। अब जब जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे तो वो अपने आप इनके जो पैरामीटर से वो माइनस हो जाएगा, ये पैरामीटर से वो माइनस हो जाएगा। तो यहीं पे हमने डिफाइन किया है, ठीक है, इस ऑपरेटर को हमने डिफाइन किया है कि जब कोई ऑपरेटर इसको जब कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो उसके पैरामीटर्स में वो ऑपरेटर कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यही बताता है इसमें, ठीक है।